अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत का श्री गणेश उत्सव की खबरों के साथ करते हैं। 6 तारीख को अनंत चतुर्दशी है जब विसर्जन होना है, लेकिन उससे पहले बप्पा के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के पंडाल, अलग अलग थीम के पंडाल सजाए गए हैं जो कि आकर्षण का केंद्र भी बन रहे हैं। और इसके अलावा दूर दूर से हर भक्त अपने बप्पा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहा है। तो कैसी है गणपति उत्सव की रौनक, सबसे पहले आपको वही तस्वीरें दिखाते हैं। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव। गणेश उत्सव की ये रौनक शहर शहर देखने को मिल रही है। मुंबई से लेकर अमरावती तक, उदयपुर से लेकर सूरत और वडोदरा तक जगह जगह सजे ये पंडाल इस रौनक में चार चांद लगा रहे हैं। मुंबई के अंधेरी इलाके में मौजूद ये गणपति पंडाल भी ऐसा ही है, जहां बप्पा की प्रतिमा को राजसी थीम पर बने पंडाल में स्थापित किया गया है। साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक और उनके गौरवशाली इतिहास को भी बेहद खूबसूरती से दर्शाया गया है। मैं इस समय मौजूद हूं गणपति बप्पा के दरबार में। सबसे पहले तो आप गणेश जी का ही दर्शन कर लें, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। ख़ास बात यह है कि हर साल ठीक इसी तरह से प्रतिमा गणेश जी की यहाँ पर स्थापित की जाती है। इनका दरबार है ये, और भी बहुत सारी ख़ास चीज़ें बताएंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण तस्वीर है यहाँ पर देखें। एक तरफ गणपति बप्पा का दरबार है तो दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज का भी दरबार है। राज्याभिषेक चल रहा है। चलचित्र के माध्यम से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक दिखाया जाता है। इस पंडाल में बिल्कुल हूबहू उसी तरह के दृश्य भी बनाए गए हैं। ये देखिए, शिवाजी महाराज का इसी किले में जन्म हुआ था। शिवनेरी बाकायदा नाम लिखा हुआ है, तस्वीर भी लगी है, और शिवनेरी के बारे में जो जानकारी है वो इस तरह से यहाँ पर छापकर लगाई गई है। पूरा का पूरा ओरिजिनल लग रहा है। कितना समय लगा इस तरह के सेट बनाने में? करीब करीब 2 महीने लगे हैं। अच्छा, और ये किन्होंने बनाया? कारीगर कहाँ से आते हैं? कारीगर सब स्टूडियो के रहते हैं, तो ये लोकल कारीगर का कुछ काम नहीं है। और ये सब बनाने के लिए सब पूरा फाइबर का बना हुआ है। हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस इस टाइम में कोई यूज नहीं किया। अंधेरी इलाके का एक और पंडाल है जो अपनी भव्य गणेश प्रतिमा की वजह से सुर्खियां बटोर रहा है। इस पंडाल में बप्पा की मूर्ति नंदी पर सवार है और इसकी ऊंचाई करीब 40 फीट बताई जा रही है। ये मंडल इसी तरह से पिछले 40 सालों से गणेश जी की ऊंची प्रतिमा स्थापित करने के लिए मशहूर है। इसी परंपरा को निभाते हुए इस साल ये गणेश प्रतिमा मुंबई के जाने माने मूर्तिकार से बनवाई गई है। मैं इस समय मौजूद हूं उपनगर मुंबई के सबसे ऊंची गणेश जी की प्रतिमा के दरबार में। सबसे पहले आप भी तस्वीरों से बप्पा का दर्शन करें। बहुत ही भव्य अवतार में बप्पा साकीनाका की धरती पर पधारे हुए हैं। जब आगमन हुआ था तो एक बड़ी संख्या में यहाँ रहने वाले लोगों ने पहुंचकर बप्पा का दर्शन किया था। जो जानकारी है उसके हिसाब से करीब 40 से 45 फीट ऊंची ये गणेश जी की प्रतिमा है। उपनगर की सबसे बड़ी प्रतिमा इन्हें कहा जाता है। शिव जी का रूप में हम लोगों ने इस बार करने की कोशिश की है। हमारे जो मूर्तिकार है, महाराष्ट्र के बहुत सुप्रसिद्ध मूर्तिकार है कृणाल दादा पाटिल, उनकी ये सोच है, उनकी संकल्पना है। तो एक राक्षस का, असुर का वध करने के लिए शिवजी निकले थे और नंदी के ऊपर वो एक अपना विराट रूप दिखा रहे हैं। ऐसी एक प्रतिमा है। इस तरह से हर साल ही गणेश जी इतने ही ऊंचे प्रतिमा में आते हैं? जी, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे मंडल की यही पहचान है। मुंबई ही नहीं, अमरावती में कई ऐसे पूजा पंडाल बने हैं जो इन दिनों लोगों के बीच छाए हुए हैं। इन्हीं में एक है बडनेरा इलाके का ये पंडाल, जहां इको फ्रेंडली थीम पर गणेश प्रतिमा को 75 किलो ड्राई फ्रूट से तैयार किया गया है। आयोजक ने बताया कि इस प्रतिमा को बनाने में करीब 2 महीने का वक्त लगा, तब जाकर बप्पा की ये मनोहारी प्रतिमा बन पाई है। जय हिंद गणेश उत्सव मंडल की ये पहल लोगों को भी खूब पसंद आ रही है। बडनेरा का जय हिंद गणेश उत्सव पंडाल इन दिनों चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि आप देख सकते हो कि लगभग 6-6.5 फीट की बप्पा की ये प्रतिमा पूरी तरीके से इको फ्रेंडली है।
और ये प्रतिमा बनी कहाँ से है तो आप दृश्यों में देख ही रहे हो, खारक से बनी है। लगभग 6-6.5 फीट के इस बाप्पा को बनाने के लिए 1.5 से 2 महीने की मेहनत सभी कार्यकर्ताओं की लगी है और बाप्पा की ये सुंदर अनोखी इको फ्रेंडली मूर्ति देखने के लिए आप देख सकते हो कि यहाँ पर लोगों की भीड़ जो है लगातार जारी है, क्योंकि ये पंडाल हमेशा से ही अलग अलग इको फ्रेंडली बाप्पा की प्रतिमा बनाने में लगा रहता है। उधर राजस्थान के उदयपुर में श्री स्वस्तिक विनायक गणपति मंडल की ओर से इस गणेशोत्सव में एक अनोखी पहल की गई है। यहाँ आयोजकों ने गणेश जी का 1,51,00,000 रुपए के नोटों से अनूठा श्रृंगार किया, जिसके लिए भगवान गणेश की 17 फीट ऊंची प्रतिमा को 50, 100, 200 और 500 रुपए के नोटों से सजाया है। 1,51,00,000 रुपए की नोटों से आंकी है, वो भी आपके इस उदयपुर, जिसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ पंडाल में उमड़ आई। मंडल कार्यकर्ताओं ने बताया कि ये पूरी राशि 30 कार्यकर्ता मिलकर इकट्ठा करते हैं और आयोजन के बाद उन्हें लौटा दिया जाता है। जिस तरीके से उदयपुर की जनता ने हमें इतना बड़ा प्यार स्नेह दिया है, ये स्नेह हमें हर साल मिलता रहे कि हर साल इस कार्य को जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा बनाने की हम करेंगे। कितने सालों से ये परंपरा निभा रहे हैं और कैसे इसकी शुरुआत हुई क्या? पूरे इस बाप्पा के कार्य को 25 साल हो गए और मेरे को जुड़े 21 साल हो गए मंडल से। शुरुआत में हमने जो आंगी की करी थी वो 2.5 लाख रुपए से शुरू करी थी। तो हमने 2.5 लाख से बापा का श्रृंगार करता था, छोटे से रूप में हम बापा को विराजित करते थे और उस समय मंडल के कार्यकर्ता 5 साल हुआ करते थे, जो बापा को पूरा हम ये 10 दिन का कार्यक्रम देखते थे। धीरे धीरे क्या है कि मंडल में कार्यकर्ता जुड़ते गए और ये कार्यक्रम भी बापा का इच्छा से बहुत अच्छा होने लग गया। तो अभी प्रेजेंट में हम 30 कार्यकर्ता हैं जो इस मंडल को पूरा देखते हैं और उन सब की मेहनत से जो भी अपने दिन रात अपना काम करते सब अपने रूप पे, उसी से इतना अच्छा कार्यक्रम हो पाया है। राजस्थान के पड़ोसी राज्य गुजरात में भी गणेश पंडालों की रौनक देखते ही बन रही है। खासकर ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बने पंडाल लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। मित्रों, તેમના શૌર્ય અને સમર્પણથી જ આપણી ધરતી સુરક્ષિત છે। सूरत और वडोदरा से आई इन तस्वीरों में ऑपरेशन सिंदूर के पराक्रम को बेहद खूबसूरती से दिखाया गया है। आयोजकों ने अपनी इस कोशिश के जरिए सेना के तीनों अंगों के प्रति सम्मान प्रकट किया है। पाकिस्तान के द्वारा जो कायरतापूर्ण हमला पहलगाम में हुआ था, उसके जवाब में जो अपने इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है, मतलब वो अप्रिशिएशन के लायक है। तो हम लोगों तक ये मैसेज और ज़्यादा कन्वे करना चाहते थे कि ऑपरेशन सिंदूर कैसे हमारे देश ने इसका जवाब दिया और कैसे पाकिस्तान को डोल जताए। गणेशोत्सव पर सजे ये पंडाल भले ही अलग अलग थीम पर बने हैं, मगर इनमें कला के साथ आस्था और भक्ति का जो अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है वो बेजोड़ है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, अमरावती से धनंजय साबले, उदयपुर से सतीश शर्मा और वडोदरा से दिग्विजय पाठक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको लिए चलते हैं भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय, जहां पर भारत और थाईलैंड की सेनाएं संयुक्त युद्धाभ्यास कर रही हैं और ये आर्मी एक्सरसाइज का 14वां एडिशन है, जिसका सीधा मकसद है आतंकवाद के खिलाफ दोनों सेनाओं को एकजुट होना और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर उसका मुकाबला करना। तो किस तरह से युद्धाभ्यास चल रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। हाथों में हथियार, ट्रिगर पर उंगली और दबे कदमों से टारगेट की तरफ बढ़ते जवान। एक्शन से भरपूर ये तस्वीरें किसी स्पेशल ऑपरेशन की नहीं, बल्कि ये तस्वीरें भारत और थाईलैंड की सेनाओं के बीच चल रहे युद्धाभ्यास मैत्री की हैं, जो इन दिनों पूर्वोत्तर के राज्य मेघालय में चल रहा है। मैत्री युद्धाभ्यास का ये 14वां एडिशन उमरोई के जॉइंट ट्रेनिंग नोड में चल रहा है, जिसमें थाईलैंड की ओर से रॉयल थाई आर्मी के 53 सैनिक भाग ले रहे हैं, जबकि मेजबान भारत की तरफ से मद्रास रेजिमेंट के 120 जवान भाग ले रहे हैं। इस जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज के दौरान दोनों ही सेनाओं के जवान अपनी सैन्य तैयारियों को धार देने में जुटे हैं।
अपने युद्ध कौशल को बढ़ाने और परखने के लिए भारतीय सेना पूरे साल अलग अलग एक्सरसाइजेस करती है और इस वक्त उमरोई में ऐसी ही एक साझा एक्सरसाइज चल रही है थाईलैंड की सेना के साथ, जिसका नाम है मैत्री 14। ये मैत्री एक्सरसाइज का 14वां संस्करण है और इसमें यूएन मैंडेट के आधार पर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस की ट्रेनिंग ली जा रही है। इस युद्धाभ्यास का मकसद आतंकवाद रोधी अभियानों में दोनों सेनाओं की इंटर ऑपरेबिलिटी, प्रशिक्षण, रणनीति और समन्वय को और ज्यादा निखारना है। इसी मकसद के तहत ये जवान दुश्मन के इलाके में दाखिल होना, टारगेट की पहचान करना, बंधकों को छुड़ाना और फिर दुश्मन का खात्मा कर सकुशल वापस आने का अभ्यास कर रहे हैं। युद्धाभ्यास से जुड़े इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे प्लान के अनुसार जवानों की एक टीम मेन गेट से घर में दाखिल होती है, जबकि दूसरी टीम छत के रास्ते घर में दाखिल होती है और फिर शुरू होता है दोनों ही टीमों का ऑपरेशन, जिसमें भारत और थाईलैंड के सैनिकों के बीच गजब का तालमेल देखने को मिलता है। भारत और थाईलैंड की सेनाएं एक साथ जंगल वाले टेरेन में किस तरह से आतंकवादियों को खत्म करना है, इस पर साझा युद्धाभ्यास कर रही हैं। पूरे साल की अगर हम बात करें तो अलग अलग देशों के साथ भारत की सेना, वायुसेना और नौसेना युद्धाभ्यास करती है और इनकी संख्या 3 दर्जन से भी ज्यादा है। इस वक्त अगर हम आपको बताएं तो भारतीय सेना न सिर्फ उमरोई में मैत्री एक्सरसाइज कर रही है, बल्कि अमेरिका के अलास्का में युद्धाभ्यास कर रही है। इजिप्ट में ऑपरेशन ब्राइट स्टार चल रहा है। यानी हर स्तर पर भारतीय सेना खुद को बेहतर बनाने में जुटी हुई है। साल 2006 में पहली बार मैत्री युद्धाभ्यास की शुरुआत हुई थी। तब से ये जॉइंट एक्सरसाइज हर साल भारत और थाईलैंड में बारी बारी से आयोजित की जाती है। इस दौरान दोनों देशों के सैनिक न सिर्फ एक दूसरे से रणकौशल की बारीकियां सीखते हैं, बल्कि एक दूसरे की संस्कृति, परंपरा और सैन्य जीवन शैली से भी रूबरू होते हैं। 14 सितंबर तक चलने वाली इस एक्सरसाइज में संयुक्त प्रशिक्षण, सांस्कृतिक आदान प्रदान और खेल कूद जैसी गतिविधियां भी शामिल हैं। I have every confidence that together we'll achieve our training objectives and emerge from this exercise even stronger, more capable and more united force. Opportunity for both countries to exchange experience, knowledge, various military skill. मैत्री युद्धाभ्यास का ये 14वां संस्करण भारत थाईलैंड के द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और मजबूत करता है। साथ में क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा के प्रति दोनों सेनाओं की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात दिल्ली की कर लेते हैं, जहां पर यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है, जिसको लेकर सरकार और प्रशासन दोनों अलर्ट पर हैं। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित ठिकानों की तरफ भेजा जा रहा है और वहां पर हर किसी की मदद के लिए प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें पूरी तरह से तैनात हैं। तो किस तरीके से यमुना और निचले इलाकों में लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है, कितना जलस्तर बढ़ा है और बाढ़ का खतरा कितना ज्यादा है, ये सब आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली में यमुना ने जब अपना दायरा बढ़ाया तो उसके किनारे बसे लोगों को साल 2023 का मंजर याद आ गया। 2 साल पहले दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली यमुना में पानी खतरे के निशान से ऊपर चला गया था और निचले इलाकों में पानी भर गया था, जिसके बाद लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा था। हरियाणा में हथिनी कुंड बैराज से निकले सैलाब के बाद एक बार फिर दिल्ली के सामने संकट है। उत्तर भारत के राज्य खासकर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश के दौर ने दिल्ली में यमुना को विकराल रूप धारण करने पर मजबूर कर दिया। दिल्ली में यमुना रिहायशी इलाकों का रुख करने लगी है। यहाँ संकट डूब क्षेत्र में रहने वाले दिल्ली वालों के लिए है। हालात अभी यह है कि सामान्य ऊंचाई के लोग कमर तक के पानी में नजर आ रहे हैं।
यमुना बाजार में दिल्ली में इस वक्त लगातार पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है और इसके बाद लोग जिनके कुछ कागजात जरूरी सामान घर में छूट गए थे वो फिर से घर के अंदर जा रहे हैं ताकि अपने सामान को निकाल कर ले पाए। सामने एक परिवार निकल रहा है घर से और गर्दन तक डूब गए हैं पूरी तरह से। उनके घर की जो महिला मेंबर हैं उन्होंने उनका बाह पकड़ के जैसे तैसे वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और संभवतः इस झोले के अंदर कागजात होंगे जिसको बचाने के लिए वो उस तरह से तमाम मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। पानी का स्तर इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि पहले लोग यहाँ पे पैदल चलकर जाते थे, लेकिन क्योंकि स्तर में और बढ़ोतरी हुई है इसकी वजह से अब पैदल चलकर जाना मुश्किल है, तैर के ही जाना एक संभावना बची हुई। और यही वजह है कि एक बार फिर से यमुना बाजार में जो स्थानीय लोग हैं अपने घरों में जा रहे हैं और जो कुछ जरूरी सामान अंदर छूट गया है उसको बाहर निकाल रहे हैं। एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिलीफ की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। सबसे पहले उन्होंने यमुना बाजार इलाके में फंसे लोगों को एक एक कर निकालना शुरू किया। यमुना बाजार में मौजूद घरों का ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह डूब चुका है, जिसकी वजह से कुछ लोग घरों के जरूरी सामान के साथ छतों पर चले गए। अब एनडीआरएफ की टीमें उन्हें वहां से निकालकर ऊंचाई पर मौजूद मुख्य सड़क पर ले जा रही है, जहां दिल्ली सरकार की तरफ से लोगों के लिए टेंट और खाने पीने की व्यवस्था की गई है। इस वक्त मौजूदगी है वो यमुना बाजार में उस हिस्से में है जहां पर एनडीआरएफ की जो टीम है वो रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए गई है। आप देख सकते हैं कि इस कच्चे रास्ते पर जो कि बल्लियों के जरिए ये पूरा रास्ता जो है वो बनाया गया है, उस रास्ते के जरिए होते हुए एनडीआरएफ की जो टीम है वो पहुंची है और हम भी कोशिश करेंगे कि उस तरफ तक का हिस्सा जो है वो आपको दिखाएं कि कैसे कच्चे रास्ते से होते हुए एनडीआरएफ की जो टीम है वो उस यमुना के हिस्से में पहुंची है जहां पर अभी भी जो लोग हैं वो छतों पर रह रहे थे, जिनको उम्मीद नहीं थी कि पानी का स्तर इस तेजी के साथ जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन अभी भी आप देखेंगे जो लोग हैं उनको अब समझा करके एनडीआरएफ की जो टीम है वो वापस भेज रही है। आप अंदर फंसे हुए थे सर? हाँ जी, हम अंदर थे। तो आप तब तक बाहर क्यों नहीं निकले थे आप सब लोग? क्योंकि टेंट नहीं मिला था, ये नहीं निकले थे। अच्छा हाँ। तो अब कौन अंदर? एनडीआरएफ आपके पास आई थी? हाँ आई थी, कह रहे हैं सब व्यवस्था मिलेगी। तो आप कितने लोग अभी अंदर और हैं? हम 2 मर्द भैया समझा रहे हैं एनडीआरएफ की टीम। और यहाँ से तकरीबन 10 मीटर की दूरी पर अगर कहा जाए तो यमुना नदी और चारों ओर पानी ही पानी इस वक्त जो है वो यहाँ पर आपको नजर आएगा। और यहाँ से तकरीबन 10 मीटर की दूरी पर जो है एनडीआरएफ की टीमें जो है वो गई हैं लोगों को समझाने के लिए कि वो बाहर आए। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जो है वो ज़बरदस्त तरीके से एनडीआरएफ की टीम की तरफ से इस पूरे यमुना बाजार इलाके में जो है वो चलाया जा रहा है। टेंट की व्यवस्था जो है वो की गई है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, ताकि लोग जो अंदर से आए उनके लिए बेहतर व्यवस्था, खाने पीने की, मेडिकल सेवा, सारी सुविधा जो है वो दी जाएंगी। ये आश्वासन जो है वो एनडीआरएफ की टीम की तरफ से दिया जा रहा है। दिल्ली में पिछले 1 साल से ज्यादा समय से चल रही आईएसबीटी के पास मौजूद वासुदेव घाट पर होने वाली गंगा आरती भी रुक चुकी है। यमुना में जलस्तर बढ़ने से पहले हर रविवार और मंगलवार को शाम 7 बजे से संस्कृति, आस्था और परंपरा की मिसाल बनने वाला वासुदेव घाट पूरी तरह डूब चुका है। सरकार की कोशिश है कि यमुना का जल सड़क तक आने से रोका जाए। यमुना के बढ़ते जलस्तर का असर कश्मीरी गेट और दूसरे इलाकों में आसपास देखने को मिल रहा है। वासुदेव घाट जो है आईएसबीटी के पास, अब ये पूरा घाट जलमग्न हो चुका है। देखिए यहाँ पर आमतौर पर जो चहल पहल होती थी, यमुना आरती होती थी, डीडीए का पार्क, तो यमुना का स्तर बढ़ा, सबसे पहले घाट के पास पहुंचा और अब घाट का पूरा जो लैंडस्केप है वो अब पूरी तरह जलमग्न है। और जैसे जैसे पानी बढ़ेगा वो अपनी धारा के विपरीत आते किनारों की ओर बढ़ता जाएगा। पानी यहाँ तक आ चुका है, आधा मीटर भी पानी अगर और बढ़ता है तो यहाँ से होते हुए फिर सड़कों की ओर जाएगा। और इसीलिए पीडब्ल्यूडी ने दिल्ली सरकार की ओर से ये रेत के बोरे, सीमेंट और मिट्टी लगा दी गई, इसलिए क्योंकि पीछे तो दीवारें हैं। देखिए ये दीवार जो है काफी हिस्सा डूबा हुआ है, यहाँ पानी रोक लेगा, लेकिन इस तरह एक बांध की जरूरत है ताकि पानी आगे सड़कों पर न जाए, क्योंकि अगर सड़कों पर जाता है तो दिल्ली को हरियाणा, पंजाब से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो बाधित हो जाएगा। लेकिन इसके इतर अगर आप देखते हैं तो विभीषिका दिखाई पड़ती है बाढ़ की। यमुना का स्तर जब बढ़ने लगा है तो यहाँ से आगे जा करके अब ये पूरा इलाका जो है वो जलमग्न है। हालांकि बैरिकेड लगाए गए, इस इलाके पे लोगों का आना फिलहाल वर्जित है। ये बैठने का इलाका है लोगों के लिए, आगे जा करके घाट बेहद खूबसूरत इलाका है, लेकिन इस समय सब कुछ यमुना के पानी में जलमग्न है। पानी का स्तर अभी भी हमें बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो लगातार नदी के किनारे से होते हुए सड़कों की ओर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली का तिब्बती बाजार और मोनेस्ट्री मार्केट भी जलमग्न है। वहाँ भी 1 फीट से लेकर 2 फीट तक पानी जमा है।
गनीमत ये रही कि प्रशासन की तरफ से वक्त रहते ही इलाकों को खाली करने की चेतावनी जारी कर दी गई थी। यही वजह रही है कि अपनी दुकानों और घरों को ताला लगाकर ज्यादातर लोग सुरक्षित स्थानों पर चले गए। तस्वीरें हैं दिल्ली के मॉनेस्ट्री मार्केट की, आपको तस्वीरें दिखा दे कि तमाम ये रिहायशी कॉलोनी है और उसके साथ साथ मार्केट है। इनके घरों तक इस वक्त पानी जो है वो पहुंच गया। कई सारे लोग हैं। आप कहाँ रहते हैं ये बताइए? यहाँ पीछे रहते हैं हम तो पानी कब आना शुरू हुआ है? कल से स्टार्टिंग, कल रात से ज़्यादा हो रहा है। 5 बजे के बाद ना ज़्यादा हो गया पानी। तो आपका घर यहीं पीछे है? हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पीछे हमारा रूम है ऊपर। वहाँ कितना पानी आ चुका है? जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे तो यहाँ कमर तक भर गया पानी। थर्ड फ्लोर पे है ना, तो हमारा इतना नुकसान, जो नीचे वाले हैं उनको बहुत नुकसान हुआ, तो घर छोड़ के चले गए, मतलब एम्प्टी में रहने गए वे, क्योंकि यहाँ पे पानी इतना ज़्यादा हो गया है, पूरा कमर से भी ऊपर भर गया अंदर रूम में। तो क्या प्रशासन की तरफ से कोई अनाउंसमेंट वगैरह आप सबको नहीं बताया गया? हाँ जी, हाँ जी, सबसे पहले बोल रहे। हाँ जी। आप कहाँ रहते हैं? बस हम भी साथ में रहते हैं, मेरी सिस्टर है। हाँ जी भैया। तो अभी आप कहाँ सब जा रहे हैं? बस अभी हम वो मार्केट देखने जा रहे थे ना, क्योंकि शॉप थी सबकी, तो बस उसी को चेक करने जा रहे थे। मैं क्या कितनी डूबी है, जरा देखते हैं एक बार। लोगों का कहना है कि आगे जो पानी है वो बेहद गहरा जो है पानी होता जा रहा है, क्योंकि कमर तक ये पानी है, लोगों के घरों तक पहुंच गया है। कल देर रात से ये पानी जो है वो बढ़ना शुरू हुआ था, उसके बाद से लगातार यहाँ पर पानी जो है वो बढ़ रहा है मॉनेस्ट्री इलाके के अंदर। और पीछे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ी रिहायशी कॉलोनी है। कल से ही पुलिस और प्रशासन की तरफ से लगातार यहाँ पर अनाउंसमेंट्स जो है वो की जा रही थी कि लोग जो है वो अपने घरों से बाहर निकलें, क्योंकि ये काफ़ी डूब क्षेत्र है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके के हालात इस वक्त जो है वो बने हुए हैं। ये यमुना से सटा हुआ पूरा इलाका है और कई दुकानों में अंदर तक पानी फर्स्ट फ्लोर तक जो है वो घुस चुका है। जिन लोगों की दुकानें ऊपर हैं फिलहाल वो अपने आप को सेफ समझ रहे हैं, लेकिन जो लोग ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे उन्होंने अपने घरों को जो है वो शिफ्ट करके बाहर जो है वो रोड की तरफ जो है वो चले गए हैं। अब दिल्ली में लोहे का पुल बंद कर दिया गया है। यमुना का पानी पुल के करीब पहुंच गया है। मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं और ये लोहे का पुल है। यमुना का जलस्तर जब भी बढ़ता है, लोहे के पुल पर जो आवागमन होता है ट्रैफिक का, उसको पूरी तरीके से रोक दिया जाता है। दिल्ली पुलिस ट्रैफिक की तरफ से इस पूरे आवागमन को यहाँ पर रोका गया है। कोई भी गाड़ियां यहाँ से नहीं निकल सकती हैं। वहीं तस्वीरों में आप दाहिनी तरफ देख सकते हैं कि किस तरीके से यमुना का इस वक्त रौद्र रूप यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जितना तेजी से आप देखिए कि यहाँ पर जल स्तर बढ़ रहा है और काफी ज्यादा आप देखिए कि जो हथनी कुंड बैराज से जल छोड़ा गया है, उसके बाद से यमुना में इस तरीके से आपको तस्वीरों में जो दिखाई पड़ रहा है कि पूरा जो तटवर्ती इलाका है यमुना का, वहां पर बहुत ज्यादा जल भराव इस वक्त हो रहा है और कई स्थानों पर लोगों को वहां से इवैक्यूएट भी किया गया है। मैं इस वक्त यमुना पर जो पुराना लोहे का पुल बना हुआ है वहां पर मौजूद हूँ और यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इसको पूरी तरीके से ट्रैफिक के आवागमन के लिए बंद कर दिया गया है। दिल्ली के यमुना बाजार के अलावा कई और बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की 4 टीमें तैनात हैं, जो राहत बचाव और रेस्क्यू में जुटी हैं। इसके अलावा कई टीमों को अलर्ट पर भी रखा गया है, जरूरत पड़ने पर जो एक्शन मोड में दिखने लगेंगी। जो अभी फिलहाल क्षेत्र है यमुना बाजार का, इसमें कल दोपहर बाद पानी यहाँ पर बढ़ा है, उसको लेकर के एनडीआरएफ की तैनाती की गई है। इवैक्यूएशन किया गया है यहाँ से और लोगों को रिलीफ शेल्टर्स में ले जाया गया है। इसके अलावा एनडीआरएफ की 3 और टीम्स दिल्ली में तैनात हैं। 10 टीमें हमारी स्टैंड बाई में हैं। अगर कोई ऐसी जरूरत पड़ती है तो उनकी भी तैनाती की जाएगी। दिल्ली से पहले यमुना नदी पर 3 खास बैराज हैं। भारी बारिश से यमुना लबालब हुई तो हथनी, वजीराबाद और ओखला बैराज खोलना पड़ा, जिसकी वजह से बाढ़ के हालात बढ़ गए। हालांकि एनडीआरएफ सैलाब के संकट से पूरी मजबूती से जूझ रही है। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा, जितेंद्र बहादुर सिंह, सुशांत मेहरा और अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अच्छी और सच्ची खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।